हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग लॉकडाउन में घर रहते होंगे, अपने अपने फैमिली को सेफ रखते होंगे और यही चालाकी और होशियारी। आज मेरा यहाँ आने का पर्पज ये है कि सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस पहले से चल रही थी, लेकिन यूपी बोर्ड की कोई क्लास पहले से नहीं चल रही थी। तो आज वो मैं शुरू करने वाला हूँ यूपी बोर्ड की पहली क्लास, वो भी मैथमेटिक्स की का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएँ। इसको वास्तविक संख्याओं को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक पीसफुल जगह पर पहले बैठ जाएं। अगर पॉसिबल हो तो कान में हेडफोन लगा लें ताकि किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो और टोटली माइंड कंसंट्रेट करें। जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर कंसंट्रेट करें। और दूसरी कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है क्योंकि इससे माइंड डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो मैं बताऊँगा वो समझ में नहीं आने वाला। फिर तो ऐसा अगर करते हैं तो इसकी गारंटी है कि हर टॉपिक, हर कंसेप्ट समझाने की गारंटी मेरी है कि समझ में आएगा कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसमें हम पढ़ना क्या है पहले हम वो दिखाते हैं आपको। इस चैप्टर में वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसमें हमको पढ़ना क्या है पहले। तो इस चैप्टर में हमें 4 टॉपिक स्पेशली पढ़ना है। टॉपिक कौन सी है? पहली टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें मैं तो कुछ से जो टॉपिक्स होंगे उनके टर्म तो मैं इंग्लिश में बताता रहूँगा। अगर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी इसको समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। लिखा रहेगा इंग्लिश में, लेकिन उसको मैं बोल कर बता दूंगा और उसको समझ भी सकते हैं। तो पहले टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दूसरे टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तीसरी टॉपिक हमारी है प्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। और चौथी टॉपिक है प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इतनी टफ नाम लिखा हुआ है, इससे हमारा मोरल डाउन होगा, पहले से हमारा कॉन्फिडेंस लूज होगा, तो हम कैसे सीख पाएंगे। तो इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको मैं सबसे पहले इसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको बता दूं कि सिर्फ नाम लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सिर्फ नाम नया दिख रहा है, लेकिन ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाज्य इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब ये कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ते नहीं आ रहे थे बचपन से पढ़ते आ रहे थे। वही चीज हमें यहाँ पढ़ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस उससे है, पढ़ना वही है। और तीसरे टॉपिक है प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो प्रमेय और अप्रमेय संख्या क्लास 9th में अभी पिछले साल पढ़े हुए हैं, वही फिर समय रिपीट करना। इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, वो क्या जुड़ेगी कि अप्रमेय संख्या जैसे √2, √3, √4, इन सबको कैसे हम सिद्ध करेंगे कि ये अप्रमेय संख्या है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। और चौथी जो टॉपिक है प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ये भी क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन क्लास 9th में पढ़े हुए थे। क्या था? 3 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग, दूसरा टर्मिनेटिंग एंड डिबेटिंग, तीसरा टर्मिनेटिंग एंड नॉन डिबेटिंग। ये 3 तरह का पढ़े हुए थे, वही हमें फिर से पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐड होंगी वो हम बता देंगे। कंफर्म बहुत आसान है, इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। बस जो मैं बता रहा हूँ उस पर माइंड कंसंट्रेट करें, सब समझ में आएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, रियल संख्या, रियल नंबर। तो क्या होती है इसका? बस एक लाइन की डिफिनेशन याद रखें। क्या डिफिनेशन है? क्या ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब आप सोच रहे हैं सर कौन कौन सी संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं? तो हम दिखा रहे हैं आपको कौन कौन सी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं अभी बाद में लिखूंगा। पहले हम समझ लेते हैं किन किन संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं संख्या रेखा बना रखी है पहले से। इसमें देखते हैं ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, और भी आगे बढ़ा सकते हैं, एरो का साइन है। तो इसमें ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4, ये संख्याएं, ये नंबर
नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्या जिससे हम किसी चीज को गिनते हैं, काउंट करते हैं, वही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हमें स्टूडेंट को ही गिनना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो 0 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। किसी चीज पे स्टूडेंट को ही गिनना है 1 2 3 4 तो 1 से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 स्टार्ट करेंगे ना। तो ऐसी संख्या है जिससे हम किसी चीज को गिनते हैं वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर को भी हम संख्या रेखा पे दर्शा लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अगर इसी प्राकृतिक संख्या में हम 0 भी मिला दें, ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्या थी, इसमें अगर हम 0 भी मिला दें, 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो फिर क्या हो जाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। इसको हम कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो गई। क्या पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते? बहुत पहले क्लासेस से, 3rd से 4th से दर्शाते हुए आ रहे संख्या रेखा पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या है, होल यानी पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है। अब इसके बाद हम आते हैं कि पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। तो सिंपल सा है कि अगर ये होल नंबर है, यहाँ से यहाँ तक होल नंबर है, इसी में हम नेगेटिव को भी मिला दें, ऋणात्मक संख्या को भी मिला दें, तो ये पूरा संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये हो गया पूर्णांक, इंटीजर। तो क्या पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा पा रहे हैं? अगर पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर दर्शा ले रहे हैं तो इस परिभाषा के अनुसार पूर्णांक, जितने पूर्णांक हैं सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन अभी तक क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर भी वास्तविक संख्या है। अब इसके बाद आते हैं और किस किस संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 लिखे तो होल नंबर पूर्ण है, 1 2 2 3, और भी हम एग्जाम्पल अभी आगे लेंगे। इस एग्जाम्पल में ये 2 और हम संख्याएं बना रखी है पहले से। तो इस संख्या को, संख्या रेखा को देखते हैं। इसमें क्या है? परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाया गया है। परिमेय संख्या क्या होती है? पढ़ते आए हो पीछे से क्लास में कि ऐसी संख्या है जिसको हम P और Q, P अपॉन Q, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q पूर्णांक हो यानी इंटीजर हो और Q इक्वल टू नॉट 0। तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय। तो परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, सभी जानते हैं, पॉजिटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। तो इन सबको भी हम किस पे दर्शा ले रहे हैं? संख्या रेखा पे इसको भी दर्शा ले रहे हैं, दर्शाते हुए आए नहीं है पिछले क्लासेस से। तो इसलिए परिमेय संख्याएं भी यानी रेशनल नंबर भी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। तो समझते जाएं कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर और परिमेय यानी रेशनल नंबर, ये सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम पिछले ही क्लास में 9th में अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पे दर्शाए थे, याद होगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, R भी होते हैं, √3 है, √5 है, 7 है, ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? यानी जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या होगी। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये जानना होता है कि दशमलव प्रसार, ये जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो अगर हम किसी संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं, दशमलव के रूप में लिखते हैं और उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाए? कटे ना और वो रिपीट भी ना करे, पुनरावृत्ति भी ना हो, रिपीट ना करे, तो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो इन सबका दशमलव प्रसार करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो ऐसी संख्याएं हमें मिलेंगी जो ना रिपीट होंगी, चाहे वो संख्याओं का ग्रुप हो, चाहे वो एक अकेली संख्या हो, ना रिपीट होगी और ना ही कटेगी। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला
कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मींस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको भी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं और क्लास में हम पीछे 9th में दर्शाते हुए आए हैं। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन में क्या मिला कि अभी तक हम जितनी संख्याएं नर्सरी से लेकर अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, जितनी संख्याएं हम देखे हैं वो सारी संख्याएं किसमें आती है, वास्तविक संख्याएं में आती है। चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्रमेय संख्या हो, चाहे अवर्मेय संख्या हो, ये सारी संख्याएं, सब संख्याएं जितनी अभी हम देखे हैं, जितनी हमसे मुलाकात हुई, वो सारी संख्याएं किसमें आती हैं, वास्तविक संख्याओं में आएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वास्तविक संख्याओं को समझने में अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस इतना एक लाइन की डिफिनेशन याद रख सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, the number which can be represented on number line are called real number। छोटी सी डिफिनेशन आप समझ सकते हैं कि हम किस किस संख्याओं को पीछे क्लासेस से देखते आओ कि किस किस संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शाए हुए हैं, तो वह सब मिलेंगे, सभी कर चुके हैं, संख्या रेखा पे दर्शा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि सारी संख्याएं जितने नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के कैटेगरी में आते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं वो हैं। अब इसके बाद ये टॉपिक क्लियर हुआ, चैप्टर का नाम था, इसको हमने क्लियर कर दिया, हर स्टेप क्लियर हो गया, हमें क्लियर भी हो गया कि कौन सी संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम जो चैप्टर का पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, इसमें एक और भी होता है एल्गोरिथम। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, प्रमेय भी एक तरह से कह सकते हैं, प्रमेय और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो प्रमेय क्या होता है, प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिससे हम किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने या किसी दूसरे स्टेटमेंट को, कथन को सिद्ध करने में हम यूज करके प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रमेय कहलाता है। और यहाँ पे एल्गोरिथम यानी प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक होता है जो एक स्टेटमेंट होता है, जो प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिससे हम दूसरे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो प्रमेयिका है। एल्गोरिथम क्या है, ये स्टेप है, इसी प्रमेयिका का हर स्टेप में प्रयोग करके दो संख्याओं का मास यानी HCF निकालने के लिए जो एक पूरा सुव्यवस्थित चरण होता है, उसी पूरे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन लगाएंगे, उस क्वेश्चन के बाद हम फिर और क्लियर कर देंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, सामने रहेगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका। यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका क्या है ये देख लेते हैं। नाम से तो लग रहा है नई चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम पीछे बढ़ते आए हैं। क्या बढ़ते आए हैं कि पहले हम इसमें देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है इसका, इसका कथन क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक A व B दिए रहने पर, मतलब अगर हमें कोई दो संख्या दे दी जाए, कोई दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया जाए, उस धनात्मक पूर्णांक के दिए रहने पर दो पूर्ण संख्याएं में अवश्य प्राप्त होंगी, दो पूर्ण संख्याएं अवश्य प्राप्त होंगी Q और R। कौन सी दो संख्याएं, Q और R, दो पूर्ण संख्याएं Q और R अवश्य प्राप्त होंगी। कब प्राप्त होंगी, जब हम दो संख्याएं जो दी थी उसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो ये दो Q और R दो संख्याएं अवश्य प्राप्त होंगी जो इस स्टेटमेंट को संतुष्ट करेंगे, जो इस लिखा हुआ जो प्रमेयिका है इसको संतुष्ट करेंगे। और यहाँ पे ए बी बता दिए क्या है, पूर्णांक है, Q और R दो पूर्ण संख्याएं हैं, जहाँ पे R क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन B के मान से वो छोटा होगा। कैसे होगा, हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी हमें 15 में हमें भाग देना है, डिवाइड करना है 4 से। छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ले लिए दो संख्या A 15 है और B मान लेते हैं कितना है 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि A और B दोनों संख्याएं दी रहनी चाहिए, तो हमने ले लिया। A क्या ले लिया 15, B क्या ले लिया 4 ले लिया। ठीक है, अब देते हैं भाग, डिवाइड करते हैं, तो भाग देने में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे हमें देखें क्या लिखा था,
ए और बी दो संख्याएं दी हैं, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर दो संख्याएं हमें अवश्य प्राप्त होंगी, दो पूर्ण संख्याएं अवश्य प्राप्त होंगी जो इस स्टेटमेंट को, इस कथन को संतुष्ट करेंगी। और ये कथन है क्या? वही जो हम पीछे क्लास में पढ़े थे। क्या है? हम इसको लिख देते हैं हिंदी में और समझने में आसानी होगी। भाज्य, ए क्या है? भाज्य। बी क्या है? भाजक, गुणे, भागफल प्लस यही चीज यहाँ पे सांकेतिक रूप में लिखा है, यहाँ पे हम हिंदी में लिख दे रहे हैं और ये पहले से समझ में आ गया होगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं अभी भाज्य कितना लिए हैं, जो दी हुई दो संख्याएं थी 15। भाजक क्या है जिससे हम भाग देते हैं? भाजक वो क्या है? 4। भागफल हमारा कितना है? क्वोशिएंट 3। हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। तो अगर हम 4 को 3 में मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे उसमें, तो 15 में जो संख्या दी हुई थी इसके बराबर होगा। मतलब ये कंफर्म हो गया कि अगर दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याएं दी होंगी, एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देंगे तो दो संख्याएं हमें पूर्ण संख्याएं अवश्य प्राप्त होंगी जो इस स्टेटमेंट को, इस कथन को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ नाम अलग था लेकिन चीजें वही थी जो हम पीछे क्लास में पढ़े थे। क्या याद रखना है कि जो डिविडेंड होता है, डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें, उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो डिविडेंड के इक्वल होता है। यही प्रमेय क्या कहलाती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कह सकते हैं इसको। तो आई होप ये क्या समझ में आ गया होगा। किसी तरह कोई डाउट होगी, किसी तरह कोई भी डाउट होगा तो वो सामने तो बैठे नहीं है कि अभी खड़े होकर पूछ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन है एक, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया, तो उस पर मैं जब तक नहीं समझ में आएगा मैं दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, लेकिन समझ में आना है, बना सकता हूँ। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। अब इसी का प्रयोग करके हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। पहले एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, दो दिए हुए संख्याओं का मासा ज्ञात करना। मास का मतलब HCF फाइंड करना। ठीक है, कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ देखते जाए अभी समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है हमें? बस यही याद रखना है। ये याद रख सकते हैं, सांकेतिक रूप वाला याद रख सकते हैं। अगर ये याद है तो ये भी याद रख सकते हैं। भाज्य मीन्स क्या? A, भाजक क्या? B, भागफल क्या? Q, और ये R। वही चीजें हैं, बस इसी को याद रखें। HCF हम निकाल सकेंगे 2-3 स्टेप में, 2-4 स्टेप में भी HCF आ जाएगा। तो करना क्या है? सबसे पहले जो दी हुई संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या से बड़े संख्या में रफ सेक्शन में भाग दे रहे होते हैं। ठीक है, तो करना क्या है? 420 में भाग देना है 130 से, 420 में 130 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम ले जाते हैं। अब यही अभी रुके रहते हैं। अब इस में को हम इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, जब प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय को, तो ये जो संख्या है ये भाजक है। भाजक है मीन ये क्या है? B है। और जिसमें हम भाग दिए थे वो क्या है? A। जो हमें ऊपर भागफल प्राप्त हुआ है, क्वोशिएंट जो आया है ये Q है, और जो रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है, ये R है। तो इसी को, ये सारी संख्याओं को इस रूप में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे A क्या है यहाँ पे? 420, तो यहाँ पे हम 420 लिख लिए। उसके बाद क्या है? B इंटू Q। B की वैल्यू है यहाँ पे 130 इंटू Q की जगह पे क्या रखना है? 3 प्लस है क्या है? R।
रिमाइंडर। तो आर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ये पहला स्टेप हो गया एचसीएफ फाइंड करने का, पहला चरण, पहला स्टेप। और ये स्टेप होता क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि r इक्वल टू नॉट 0, जो r की वैल्यू जो आई है वो 0 अभी नहीं आई है, इसलिए हमें इस स्टेप को आगे बढ़ाना है। और ये स्टेप हम तब तक आगे बढ़ाते चलेंगे जब तक कि हमें r का मान, r की वैल्यू रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर करना क्या है, इस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमें करना ये है कि जो डिविजन था यानी जो भाजक था इसको भाज्य बना लेना है, डिविडेंड बना लेना है, और ये जो वैल्यू थी इसको भाजक बना लेना है। मतलब क्या लिख देंगे, 130 व 30 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो ये पहला स्टेप था। ये दूसरा स्टेप हम कर रहे हैं, भाग देते हैं तो ये जाएगा 4 बार, यहाँ बचेगा 10। फिर वही चेक करना है, ये जो आई है वैल्यू a है, ये जो वैल्यू है b है, ये है q, ये है r। इन सबको इसी तरह से इसी रूप में लिख देना है फिर से। तो लिखेंगे तो क्या होगा, 130 बराबर यहाँ पे 30 गुणे 4 प्लस 10। अब फिर से देखते हैं क्या r की वैल्यू 0 आई, तो r की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है, 10 है। इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि r इक्वल टू नॉट 0 यानी r का मान अभी 0 नहीं आया, इसलिए हम फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे स्टेप पे। और ये हम तब तक करते जाएंगे, ये स्टेप हम तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि r की वैल्यू, r का मान 0 नहीं आएगा। फिर तीसरे स्टेप में फिर वही करना है, क्या करना है, जिससे हम भाग दिए थे, भाजक था, उसको भाज्य बना लेना है, और जो शेषफल आया था उसको भाजक बना लेना है। भाग देंगे तो 3 बार, किस बार देखेंगे तो r की वैल्यू, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये है क्या, b, ये है a की वैल्यू, ये है q, ये आ गया r। फिर इसको इसी रूप में हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यही स्टेप यहाँ पे फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग 10 और 30 के लिए करने पर, 10 और 30 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो जब प्रयोग करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, 30, और ये है भाज्य, भाजक 10 गुणे यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 प्लस रिमाइंडर 0, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 मिल गया तो इस कंडीशन में यही हमें रुक जाना है। जब 0 आ गया तो इस 0 आने वाले स्टेप में, अब इन सब स्टेप्स को हमें नहीं देखना है, जहाँ पे 0 आया है, जिस स्टेप में 0 आया है, जिस चरण में 0 आया है, उसमें जो भाजक होगा वही इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो कंक्लूजन हमें क्या मिला, यहाँ पे लिख लेंगे r इक्वल टू 0, अतः 420 व 130 का मासा 10 है। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान मेथड है, अगर ये समझ में आया है यूक्लिड विभाजन करने का, और ये भी बहुत समझने की जरूरत नहीं है, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफिनेशन आते नहीं है। सिर्फ ये जो हम पीछे क्लास में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजक प्लस शेषफल या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, यही अगर याद है तो इसी स्टेप को बार बार हमें करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक कि शेषफल यानी रिमाइंडर 0 नहीं आता। और जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया उस स्टेप में जो भाजक होगा, जो डिवाइजर होगा, वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट हुआ, किसी स्टेप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिख सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, उस प्रॉब्लम को मैं फिर से दोबारा कवर करने की कोशिश करूँगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर एक बार नोट कर सकते हैं, कॉपी पर नोट कर लें, नोटबुक में बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो